हे एवरीवन, वेलकम टू सीएससी प्रिपरेशन। एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर से मेरा मतलब यानी कि इस चैप्टर का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता को आरंभिक नगर इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहली जो नगर थी, शहरी व्यवस्था थी, वो हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है नगरों की, हड़प्पा की कहानी में नगरों की विशेषता, नगर कैसे थे। मैपिंग में हम देखेंगे यहाँ पे कि जो नदियों के किनारे नगर थे उनका लोकेशन क्या है, यहाँ पे भवन, नाले और सड़कें कैसी थी उसके बारे में हम देखेंगे। नगरीय जीवन कैसा था, कौन कौन से लोग वहाँ रहते थे और कैसा उनका जीवन था उसके बारे में। नगर और शिल्प यानी कि नगर जो थे और वहाँ पे जो शिल्प कलाएँ होती थी वो उसमें क्या क्या बनाई जाती थी और कौन से लोग क्या क्या बनाते थे उसके बारे में हम देखने वाले हैं। उसके बाद कच्चे माल की खोज में, यानी कि जो भी चीज़ें बनाई जाती थी उसके लिए जो कच्चे माल थे वो कहाँ से आते थे, आयात निर्यात की क्या व्यवस्था थी उसके बारे में हम देखेंगे। नगरों वालों को भोजन कहाँ से मिलता था, कृषि किस प्रकार की होती थी और कृषि में क्या क्या चीज़ें बोई जाती थी। हड़प्पा में पशुपालन कैसा था और धौलावीरा नगर के बारे में खास तौर पे यहाँ पे दिया गया है, जो गुजरात में स्थित है धौलावीरा, उसके बारे में। लोथल के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया गया है इसमें। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे सभ्यता के अंत का रहस्य, यानी कि इस सभ्यता का, इतनी बड़ी सभ्यता का अंत कैसे हो गया। ठीक है, मिस्र का जो पिरामिड है, मिस्र देश जो है, तो वहाँ पे जो पिरामिड मिला है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि बहुत ही पुराना ये पिरामिड है और इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि सभी चैप्टर के लास्ट में अन्यत्र दिया गया है और उसमें किसी अन्य देश के बारे में कुछ ऐसे रोचक बातें बताई गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता को, यानी कि आरंभिक नगर को, और देखते हैं हमें क्या क्या यहाँ से इम्पोर्टेंट जो जानकारियाँ हैं वो मिलती हैं। सबसे पहले हड़प्पा की कहानी देखते हैं। निर्माण जो है ये 4700 वर्ष पूर्व हुआ हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, ये नगरीय था, मतलब नगरीय जीवन यहाँ पे था, ये शहरी था और यहाँ से बहुत सारे स्थल मिले हैं। जो स्थल हैं वो मैक्सिमम जो स्थल हैं, साइट्स हैं, वो नदियों के किनारे मिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है, जो यहाँ पे ये देखिए, ये गुजरात वाला हिस्सा है ये वाला, और यहाँ पे ये चेनाब नदी है, झेलम नदी है, ये हड़प्पा जो है रावी नदी, ये रावी नदी है और रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। चन्नुधड़ो यहाँ पे है और यहाँ पे है धौलावीरा। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान में ये देखिए, ये है मोहनजोदड़ो। तो इस तरह से ये सारे साइट्स जो हैं ये ज़्यादातर नदियों के किनारे मिले हैं। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे, ऐसे सिंधु नदी आ रही है और उसके किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। आखिर इसे आरंभिक नगर क्यों कहते हैं, क्या इसकी विशेषता थी, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित था। यानी जो नगर था, मान लीजिए ये पूरा नगर है तो ये 2 हिस्सों में विभाजित था। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा मिला है किसी किसी राज्य में जहाँ के जो साइट्स हैं, जहाँ के जो नगर थे 3 भागों में विभाजित थे। पूर्वी भाग बड़ा और निचले क्षेत्र में था, निचला नगर कहलाता था। अब देखिए, ये जो एक हिस्सा हो गया और ये एक हिस्सा हो गया, तो ये जो पूर्वी भाग होता था ये बड़ा होता था। ठीक है, और ये पश्चिमी भाग जो होता था ये छोटा होता था। पूर्वी भाग ये बड़ा था और निचले हिस्से में था, यानी कि ये जो पश्चिमी भाग था थोड़ी सी ऊंचाई पर था, लेकिन ये पूर्वी भाग नीचे था और बड़ा होता था। ठीक है, पश्चिमी भाग छोटा और ऊंचा था, ये नगर दुर्ग कहलाता था। ये पश्चिमी भाग जो है पूर्वी भाग की अपेक्षा छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, और माना जाता है कि जो भी उच्च वर्ग के लोग थे, जो पुरोहित थे, पंडित थे और राजा महाराजा जो भी होते थे, जो उच्च वर्ग के थे, वो यहाँ पे निवास करते थे इस छोटे से इलाके में। और ये बड़े मतलब बड़ी भूमि पर, मतलब भूमि छोटी थी लेकिन भूमि ऊंचाई पर थी और वहाँ पे ये बसा होता था और इसे दुर्ग कहते थे। ठीक है, और ये निचला जो नगर था इसमें जो लोग थे, यानी कारीगर वगैरह, किसान, मजदूर, व्यापारी, ये जो उसे छोटे वर्ग के लोग थे वो यहाँ पे निवास करते थे। छोटे वर्ग से मेरा मतलब है जिनका जो नौकरी पेशा वाले थे, रोजगार वाले थे, कमाने खाने वाले थे, वो लोग। और यहाँ पे जो राजा होते थे, पुरोहित होते थे, ये लोग निवास करते थे। जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, न्यायिक अधिकारी होते थे, ये सारे लोग जो होते थे ये पश्चिमी दुर्ग में निवास करते थे, जो कि थोड़ी ऊंचाई पर था। दोनों 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों से बनी थी। ठीक है, अब देखिए ये हो गया दुर्ग। ठीक है, और ये जो इसके किनारे किनारे 4 दीवारियाँ थी। ठीक है, और ये दोनों 4 दीवारियाँ जो होती थी ये पक्की ईंटों से बनी थी। सवाल कई बार पूछा जाता है, कच्ची ईंटों और पक्की ईंटों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है।
क्योंकि इसी हड़प्पा सभ्यता के कई साइट्स में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पे नगरों की ये विशेषता थी कि नगर वाले जो साइट्स थे उसके जो दुर्ग थे, उसकी जो चारदीवारी थी वो पक्की ईंटों से बनी थी। नगर दुर्ग की कुछ खास इमारतें होती थी। यहाँ पे देखिए वो इमारतें क्या थी, तो नगर दुर्ग जो थे उनकी खास इमारतें थी। जैसे मोहनजोदड़ो में तालाब, ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल था। प्लास्टर पर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। अब यहाँ पे देखिएगा मोहनजोदड़ो में जो तालाब मिला है यानी कि महान स्नानागार, ये फोटो आप देख सकते हैं, ये महान स्नानागार है। और इसमें क्या होती थी, दोनों तरफ से सीढ़ियाँ होती थी, आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। और बीच में बहुत बड़ा स्नानागार है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि किसी व्रत या त्यौहार में, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में यहाँ बहुत सारे लोग मतलब इकट्ठे स्नान करते थे, ठीक है। और ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल हुआ था यहाँ पे, यानी कि वो जो तालाब था नीचे ईंट के ऊपर प्लास्टर किया गया था। प्लास्टर पर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी ताकि किसी का पैर न फिसले चारकोल के ऊपर। शायद विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे, यानी कि ऐसा माना जाता है कि ये जो महान स्नानागार था, बड़ा स्नानागार था, इसमें कोई विशिष्ट नागरिक जो होते थे, जो पश्चिमी दुर्ग में ऊंचे दुर्गों पे निवास करते थे, वो किसी विशेष अवसर पर, किसी शुभ अवसर पर यहाँ पे स्नान करते थे। दोनों तरफ से सीढ़ियाँ और चारों तरफ कमरे होते थे। तो ये अगर तालाब है तो ये दो तरफ से सीढ़ियाँ हैं और चारों तरफ से इसके कमरे होते थे जो कपड़े बदलने के लिए होते होंगे। पानी कुएं से भरा जाता था, यानी कि इस तालाब में जो पानी आता था वो कुएं से लाकर इसमें, मतलब कुएं के द्वारा इसमें भरा होता था, ठीक है। तो हमने देखा नगर दुर्ग, उसमें जो महान स्नानागार है उसके बारे में। यहाँ पे एक फैक्ट्स दिया गया है, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों से अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड का मतलब क्या है? अग्निकुंड का मतलब है हवन कुंड, जिसमें अग्नि जला के जो हवन कुंड आप देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये अग्निकुंड यहाँ हवन के काम आते होंगे, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह का मतलब, मेरा मतलब है कि अनाज वाले, जहाँ पे बहुत सारे मात्रा में अनाज रखे जाते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है भंडार गृह है, ये बड़ा अन्नागार भी इसे कहते हैं। अब इस नगरीय व्यवस्था में भवन, नाले और सड़कें कैसी थी? तो देखिए, इनका घर एक या दो मंजिलों, यानी कि आंगन में चारों ओर कमरे होते थे, एक स्नानागार होता था और एक कुआं भी होता था। यानी कि मान लीजिए ये घर है तो सबसे पहले इसके चारों ओर जो है कमरे होते थे, ठीक है, ये चारों ओर कमरे होते थे और हर घर में स्नानागार होता था और एक कुआं भी होता था, ठीक है। अब बात आती है, घरों को हमने देख लिया, ये भवन हो गए, ठीक है, भवनों के बारे में हमने देख लिया। एक मंजिल भी होती थी और दो मंजिलें भी होते थे। अब नाला जो होता था, जहाँ से पानी, घरों का गंदा पानी निकलता था, नाले ढके होते थे, सीधी लाइन में होते थे, यानी कि ये नाली जो है ऊपर से बड़े बड़े जो हैं पत्थरों का चट्टान टाइप का बना के, यानी कि इसका जो ढक्कन बना होता था और इससे ये ढका होता था ताकि कोई वायरस ना फैले। घर की नालियाँ मुख्य सड़कों से की नालियों से जुड़ी थी। नाले में मेन होल थे, यानी कि नालियाँ जो होती थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में, ये घर की नलियाँ थी जो मुख्य सड़कों के नलियों से जुड़ी थी। और मेन होल से क्या होता था कि घर की जो नालियों से जुड़ी थी, तो घर के नाली का पानी इसी मेन होल से होकर इस नाली में जाता था। सड़कें जो होती थी, इनका निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ होता था और सड़कें जो है समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। तो यहाँ पे हमने भवनों के बारे में देखा, नाले के बारे में देखा और सड़कों के बारे में देखा। अब है नगरीय जीवन, यानी कि नगर में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा था, ठीक है। यहाँ हलचल रहती थी, शासक रहते थे। तो नगरीय जीवन जो था, मेन जो नगर होते थे वहीं पे शासक निवास करते थे। धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य चीज़ें मंगवाते थे। वहाँ जो शासक रहते थे तो वो धातुएं जो थी और बहुमूल्य जो पत्थर होते थे और भी अन्य चीज़ें जो थी वो मंगवाते थे। लिपिक रहते थे, और लिपिक कौन थे? मुहरों पर लिखते थे और अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। इन्हें लिपिक कहा जाता था, जो मुहरों पर लिखते थे। शिल्पकार होते थे, और शिल्पकार में स्त्री और पुरुष दोनों हुआ करते थे। घरों या उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। ये जो शिल्पकार थे, इनका काम था, जैसे बीड्स होते थे, मनके होते थे, उससे गहने तैयार करना, बर्तन तैयार करना, बहुत तरह के ये काम किया करते थे और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल थे। नगर और शिल्प, एक चीज़ आप यहाँ पे क्लियर मैं कर देती हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं बेसिक जो है कंप्लीट करा रही हूँ, जितना 6th क्लास की NCERT में दिया गया है। आपको इसके बाद भी हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है,
रामशरण शर्मा की बुक से, और वो जो है वो कंप्लीट होगा, क्योंकि उसके बाद आपको हड़प्पा सभ्यता कहीं भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब नगर और शिल्प देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे कार्य होता था, शिल्पकारी क्या क्या होता था। तांबे और कांसे के औजार बनते थे, तांबे और कांसे से औजार, बर्तन, गहने और हथियार बनते थे। यानी 4 चीज़ें बनाई जाती थी, औजार, ठीक है, बर्तन बनते थे, गहने बनते थे, ठीक है, और गहनों का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों करते थे, हथियार बनते थे तांबे और कांसे से। अभी भी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। मन के बाट और फलक मिले हैं, ठीक है, मन के जो बिट्स होते थे वो बाट यानी कि नाप तौल वाला, और फलक भी मिले हैं। पत्थर से मुहरे बनते थे, मुहरों पर जानवरों के चित्र बनते थे। मुहर जो बनता था, मुहर जैसे अभी कोई मुहर बनता है, किसी स्कूल का होता है, कॉलेज का होता है, या किसी भी चीज़ का मुहर होता है, उसी तरीके से अभी क्या है, अभी की लकड़ियों पे मुहर बनता है, लेकिन उस टाइम पत्थरों पर मुहर बनते थे। मुहरों पर जानवर के चित्र बने हैं, ठीक है। लोग काले रंग के से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब आप देखेंगे जिसको मृद भांड कहते हैं, मृद मतलब होता है मिट्टी और भांड का मतलब होता है बर्तन। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन, यानी कि ये एक बर्तन है। आप देखिएगा ये एक पात्र है, ठीक है, तो ये इसका जो पूरा रंग है ये काला है, ठीक है, लेकिन इस पर जो इसका जो पूरा रंग है ये लाल है, लेकिन इस पर जो डिजाइन जैसे बना है, जैसे ऐसे ऐसे कोई डिजाइन बना है, तो ये जो डिजाइन है ये काले रंग से बनता था। यानी कि बर्तन जो होता था लाल होता था और उस पर जो डिजाइन बनता था वो काले रंग से बनता था। सोने और चांदी के गहने और बर्तन भी बनते थे। यानी कि इस टाइम के लोग जो होते थे सिंधु घाटी सभ्यता के, सोने और चांदी से भी परिचित थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं तांबे और कांसे इसके भी जो गहने हैं वो बनते थे, लेकिन उसके साथ साथ सोने और चांदी के भी गहने बनते थे। 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। और ये मेहरगढ़ कहाँ है, तो ये मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। और ये सवाल इसको तो आप VVI करके लिख लीजिएगा या इस पर हाईलाइट कर दीजिएगा। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं कि कपास की खेती कब की शुरुआत कब हुई और कहाँ हुई, तो 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में हुई थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं के से चिपके मिले हैं। मोहनजोदड़ो जो साइट्स था, ठीक है, वहाँ से जो चीज़ें मिली है, कपड़े के टुकड़े, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं भी मिली हैं, ठीक है। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से तकलियाँ बनती थी। फेयंस क्या है ये हम आगे देखेंगे। जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जैसे पत्थर तराशना, मनके बनाना, मुहरों पर पच्चीकारी करना। विशेषज्ञ का मतलब ही यही होता है कि आप किसी चीज़ में उसको प्रशिक्षण देके उसमें एक ऐसा हासिल कर ले, मतलब कौशल हासिल कर ले जो अन्य लोगों में नहीं हो, तो इसको कहते हैं विशेषज्ञता। यानी कि उसके प्रति उसके पास एक विशेषज्ञता है, ठीक है। तो पत्थर तराशना, मनके बनाना, चमकाना, मुहरों पर पच्चीकारी करना, ये सब विशेषज्ञ के काम होते थे। फेयंस क्या है, तो फेयंस कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। कृत्रिम रूप का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जो लोग तैयार करते थे। बालू व स्फटिक चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। यहाँ पे आप फेयंस का फोटो देख सकते हैं। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनते थे। यानी कि ये जो फेयंस थे इनसे मनके, चूड़ियाँ, बाले, बर्तन, ये सब चीज़ें बनती थी। चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। यानी कि इनके जो रंग हैं ये प्रायः नीले तथा हल्के समुद्री हरे होते थे, ठीक है। कच्चे माल की खोज में कपास जो थी, कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था कपास से। तांबा, लोहा, सोना यहाँ पे पाया जाता था। और चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का आयात करते थे। यानी कि अब हम देखेंगे तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ये सब जो आयात किया जाता था, आयात का मतलब होता है किसी दूसरे देश से खरीदना। तो ये कहाँ से लाते थे, तो तांबा का आयात राजस्थान से और ओमान से। अपने हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा जो है राजस्थान से ले जाते थे खरीद कर, और ओमान जो देश है वहाँ से लाते थे। टीन जो होता था उसका आयात ये लोग ईरान देश से करते थे और अफगानिस्तान से करते थे। सोने का आयात जो ये लोग करते थे कर्नाटक से करते थे, ठीक है।
उसके बाद बहुमूल्य पत्थरों का आयात ये लोग करते थे गुजरात से, ईरान से और अफ़गानिस्तान से। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी है और रोचक भी लगती है कि उस टाइम के लोग कितने कितने एक्टिव थे हर चीज़ को लेके, कि उन्हें उस टाइम जिस चीज़ों की ज़रूरत थी वो आयात भी करते थे। इस तरह ये देखने को मिलता है कि उस टाइम भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा था, अंतर्देशीय व्यापार भी हो रहा था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी हो रहा था। नगरों वालों को भोजन, यानी कि जो लोग नगर में रहते थे उनको भोजन कहाँ से मिलता था। अभी भी जो लोग शहरों में रहते हैं उनको भोजन कहाँ से मिलता है, तो कृषक जो हैं अपने अनाज बेचते हैं और वो शहरों तक पहुंचता है और वहाँ से उनको भोजन मिलता है। तो उसी तरीके से गांव की कृषि से मिलता था। गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। ठीक है। हल के आकार के खिलौने भी यहाँ से मिले हैं, जिससे लगता है, जिससे मान लीजिए कोई भी चीज़ खिलौना तभी मिलता है जब वो चीज़ प्रचलन में होता है। अभी हल का एक खिलौना होने का मतलब है कि यहाँ के लोग हल से परिचित हैं, तभी तो उसका एक छोटा रूप बनाया गया है खेलने के लिए। ठीक है। ज़मीन की जुताई हल से होती थी, बारिश कम होती थी, पानी संचय से सिंचाई होती थी, यानी कि बारिश जो होती थी उसी बारिश के पानी को संचय किया जाता था, बटोरा जाता था और उसी से सिंचाई होती थी। अब यहाँ पे पशुपालन कैसा था, तो गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ पालते थे ये लोग। तो इनके जो आय का मुख्य सोर्स था, कृषि भी था और पशुपालन भी था। आयात निर्यात भी ये लोग करते थे, व्यापार भी करते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। इनकी जो बस्तियां होती थी जहाँ पे ये लोग घर बना के रहते थे, उसके आसपास तालाब हुआ करते थे जहाँ इनके मवेशी जो हैं पानी पीने जाते थे, और चारागाह होते थे बड़े बड़े जहाँ घास वगैरह होते थे जो मवेशियों को चरने के लिए होते थे। सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। सूखे महीनों का मतलब है गर्मियों का महीना, और उसमें भी उस भयंकर गर्मी का महीना जहाँ पे बारिश वगैरह जिस महीने में ना हो रही हो उस महीने में इन लोगों को, मवेशियों को दूर दूर तक ये लोग पानी के लिए, चारा के लिए ले जाते थे। अगर बारिश नहीं होगी तो फिर वहाँ पे घास का उगना भी मुश्किल है, तो अलग जगह पे ये लोग ले जाते थे। मछली, हिरण और जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है। अब बात आती है धौलावीरा नगर की। आइए जानते हैं धौलावीरा नगर के बारे में, जो कि 6th क्लास की NCERT में थोड़ा सा अन्य नगरों से डिटेल में दिया गया है। कच्छ में खादिर बेट के किनारे स्थित है। कच्छ में यानी कि गुजरात में साफ पानी और ज़मीन उपजाऊ थी। वहाँ का जो पानी था वो साफ था और वहाँ की जो ज़मीन थी उपजाऊ थी, क्योंकि वहाँ ये धौलावीरा नगर जो है नदियों के किनारे था, कच्छ के रन में था। नगर 3 भागों में विभक्त था। शुरू में ही हमने देखा था नगर की विशेषता थी कि 2 भागों में बटे होते थे, लेकिन धौलावीरा नगर जो है अपवाद है, ये 3 भागों में विभक्त था, यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है। सभी के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थी, यानी कि ये 3 नगर हैं। ठीक है। धौलावीरा के, सॉरी 1 मिनट, हाँ हो गया, ये हैं 3 नगर। ठीक है, धौलावीरा के, और ये तीनों जो है अपनी अपनी 4 दीवारी से घिरे हुए थे। ठीक है, ऐसे करके इनकी बाउंड्री की गई थी। अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। अब इसके अंदर जाना है, इस नगर में जाना है, तो यहाँ पे 4 दीवारी के बाहर बड़ी बड़ी यहाँ पे गेट लगी थी, उससे ये लोग अंदर जाते थे। नगर में खुला मैदान था, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। खुला मैदान यानी कि स्टेडियम था। यही पूछा जाता है कि स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा नगर से मिला है। ठीक है। यहाँ हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में खुदा पाया गया है। हड़प्पा लिपि जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है वो धौलावीरा नगर में मिली है और बड़े बड़े अक्षरों में खुदा हुआ है। ठीक है। लकड़ी में जड़े अभिलेख भी मिले हैं। अभिलेख हमने पढ़ा था कि पत्थरों पे होते हैं, ताड़पत्रों पे होते हैं, ताम्र यानी कि तांबे के जो कॉपर के जो पत्ते होते हैं उस पे भी होते हैं, लेकिन पहली बार यहाँ पे मिल रहा है कि लकड़ी में भी जड़े अभिलेख यहाँ से धौलावीरा से मिले हैं। और अभिलेखों में क्या होता है, तो अभिलेखों में होता है राजा का आदेश जो अपनी प्रजा को संबोधित कर होता है कि प्रजा इस तरह से, ये नियम कानून है, प्रजा इसको मानेगी और ऐसा करेगी। लोथल के बारे में हम देखते हैं। लोथल जो है साबरमती की उपनदी के किनारे लोथल बसा है। यह नदी खंभात की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, लोथल भी गुजरात में ही है और ये जो है खंभात की खाड़ी में ये नदी मिलती है। कीमती पत्थर, कच्चे माल आसानी से यहाँ पे उपलब्ध हैं। पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनी चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या? लोथल। महत्वपूर्ण केंद्र का मतलब है कि यहाँ ये चीज़ें,
इन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी, पत्थरों से, शंखों से और धातुओं से जो भी चीज़ें बनाई जाती थी, एक तरह से कह सकते हैं कि इसका उद्योग स्थल था। भंडार गृह जो यहाँ पे मिले हैं, जैसे भंडार गृह, मुहरे, मुद्रांकन या मुहरबंदी, गीली मिट्टी पर छाप मिले हैं। ठीक है। इमारतें जो होती है संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, उपकरण, तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। बंदरगाह जो था यहाँ नावें रुकती थी, माल चढ़ाया उतारा जाता था। लोथल ही बंदरगाह के लिए फेमस है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में। यह बड़ा तालाब था जहाँ पे नावें रुकती थी और माल जो है वहाँ पे चढ़ाया उतारा जाता था। मुहर की छापों को मुहरबंदी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अब 2 टॉपिक और है, एक सभ्यता के अंत और एक मिस्र का पिरामिड। यहाँ पे देखते हैं सभ्यता का अंत। यहाँ पे 3900 साल पहले बदलाव हुआ सभ्यता में। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। लेखन, बाटों और मुहर का प्रयोग बंद हो गया। कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया और जल निकास प्रणाली भी नष्ट हो गई। शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। ठीक है। इस तरह से अंत हुआ। अचानक क्या हुआ कि लोगों ने नगरों को, सारे नगर जो है खाली हो गए, लोगों ने उसे छोड़ दिया। जितनी भी चीज़ें वहाँ प्रयोग में आती थी, जो भी उद्योग वगैरह थे, सब बंद हो गए। ठीक है। जल निकास प्रणाली, जो नालियाँ वगैरह थी, वो सब बंद हो गई, शिथिल हो गई, वहाँ से पानी निकलना मुश्किल हो गया। शासकों का जो नियंत्रण था, यानी कि जो शासक वहाँ पे शासन करते थे, उनका नियंत्रण लोगों पर से समाप्त हो गया। नदियाँ सूख गई, जंगलों का विनाश हो गया, घास के मैदान समाप्त हो गए और पाकिस्तान में दिया गया है कि सिंध व पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई। अब बताइए, जहाँ नदियाँ नहीं रहेंगी वहाँ सिंचाई कैसे होगा, मवेशियों को पानी कैसे मिलेगा? जहाँ जंगलों का विनाश हो जाएगा, घास नहीं रहेगा, जंगलों का विनाश हो जाने पे ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, पत्तियाँ कहाँ से मिलेगी, जलावन के लिए लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? उसके बाद से घास के मैदान समाप्त हो जाने पे जो मवेशी होते थे, जो पालतू भेड़, बकरियाँ, गाय होते थे, उनको कहाँ से मिलेगा, चारा कहाँ से मिलेगा? ठीक है। तो इस तरह से सभ्यता का अंत हो गया। अब है मिस्र का पिरामिड। मिस्र का जो पिरामिड है वो राजाओं के मरने पर इसके अंदर दफनाया जाता था। ये एक पिरामिड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो संरचना देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है, बस इसके अंदर जो वहाँ राजा थे, मरे हैं, उनको दफनाया गया है। शवों के साथ खाद्यान्न, पेय पदार्थ, पेय, वस्त्र, गहने, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर दफनाए जाते थे, सेवक व सेविका भी। यानी कि यहीं से ये साक्ष्य मिलता है मिस्र के पिरामिड से कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। और इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति मर गया है, तो उसको दफनाते वक्त उसके पसंद की जो भी चीज़ें हैं, खाने पीने की, पहनने की, यहाँ तक कि सोने चांदी हीरे के गहने वगैरह, उनके जो फेवरेट दास दासियाँ होती थी, जो उनके आगे पीछे घुमा करती थी, उनके फेवरेट जो जानवर होते थे, उनके पालतू जानवर होते थे, उन सभी को उनके साथ दफना दिया जाता था, ताकि मृत्यु के बाद भी जीवन है, उनके नया जीवन मिले मृत्यु के बाद, तो ये सारी चीज़ें फिर से उनको मिले। शवों को मम्मी कहा जाता था। ठीक है। शव को दफनाने में ज़्यादा धन दौलत खर्च करने की परंपरा थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं से आप समझ जाइए, ये जो लाइन लिखा हुआ है, क्या आपको नहीं लगता है कि शव को दफनाने में कितना खर्च होता होगा? क्योंकि अगर कोई राजा मर रहा है तो उसके साथ उसके विलासिता की सारी चीज़ें उसके साथ दफनाई जा रही हैं, यानी कि एक्स्ट्रा खर्च बहुत ज़्यादा थी। अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले हुआ। ठीक है। इसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ और उसके बाद जो नगर हम आगे पढ़ेंगे, उनका विकास जो है 2500 साल पहले हुआ। तो इस तरह से ये था आरंभिक नगर, चैप्टर नंबर 4। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। फिर भी कोई अगर दिक्कत हो या फिर आपको नहीं समझ में आया हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।